दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज आपके सामने आया हुआ हूँ। ये जानकारी ऐसी है कि अगर एक फैसला लिया गया है संवैधानिक बेंच के द्वारा, जिसमें 7 जजेज बैठे हुए थे, और उन्होंने ये कहा है कि अभी कोई भी सांसद या कोई भी एमएलए पैसे के लिए ब्राइब लेके वोट नहीं डाल सकता। जैसा कि अभी आपने देखा होगा हिमाचल विधानसभा के दौरान क्या हुआ, या आप कहिए कि यूपी में 8वां कैंडिडेट जो जीता वो कैसा जीता। हिमाचल में तो पूर्ण बहुमत था ना कांग्रेस के पास अपना एक कैंडिडेट नॉमिनेट करने के लिए राज्यसभा में, लेकिन नहीं हो पाया। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह का फैसला पहले हो जाता, जो अभी हुआ कि रिसेंटली कल हुआ है शायद, तो अभी हमारे कई माननीय, हम माननीय कहते हैं ना संसद और विधायक लोगों को, जेल में होते और सरकारें भी बर्खास्त हो चुकी होती। अब मैं बताता हूं ये है क्या। आज के इस वीडियो में आप संविधान के तमाम आर्टिकल से परिचित भी होंगे और आप ये भी जानेंगे कि राज्य व्यवस्था के संचालन कैसे होता है, ये भी जानेंगे। तो देखिए कि धारा 105 क्लॉज 2 और 194 का क्लॉज 2, ये हमारे माननीय विधायकों और सांसदों को विशेषाधिकार देते हैं और इन्हें एक इम्यूनिटी देते हैं कि आप संसद में विचार विमर्श कर सकते हैं, कोई भी स्पीच दे सकते हैं और देश के हित के लिए कोई भी कानून बनाने के लिए विचार विमर्श कर सकते हैं। लेकिन इसका कुछ लोगों ने जो है, मतलब आप संसद में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। 105 क्लॉज 2 ये लोकसभा और राज्यसभा के लिए होता है और 194 क्लॉज 2 ये विधानसभा और विधान परिषदों के लिए होता है। तो इसमें ये कहा गया कि यदि कोई भी संसद या विधायक सदन सत्र के दौरान यदि सदन के अंदर कोई भी निर्णय लेता है, कोई भी विचार विमर्श करता है, कोई भी भाषण देता है, कुछ भी करता है, तो वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। लेकिन अभी इस आइडिया के कारण, इस फैसले के कारण, ये फैसला जो है ये संविधान में लिखा हुआ था, तो संविधान में एक केस आया। नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर हुए राजीव जी की मृत्यु के बाद 1991 में। तो उस समय नरसिम्हा राव जी के पास 232 सांसद थे। गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 272 लोगों की जरूरत होती, लगभग 272 चाहिए। तो मतलब इनके पास जो है 40 विधायक कम थे। तो ज़रूरी ये हो गया कि हर पार्टी के साथ अलायंस किया जाए, जो उनकी विचारधाराओं से मेल खाती हुई पार्टियों के साथ अलायंस किया जाए। उसमें कुछ कम्युनिस्ट भी थे। बीजेपी
विपक्ष की पार्टी थी। उसी समय क्या हुआ कि राम मंदिर 1992 में 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया और नरसिंहा राव जी ने, उस समय वित्तीय स्थिति हमारी बहुत अच्छी नहीं थी, सोने को गिरवी रखा जा चुका था, तो हमें जो है एलपीजी रिफॉर्म लाना पड़ा अर्थव्यवस्था को ऊपर बढ़ाने के लिए। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन लाए। मतलब बहुत सी संस्थाओं में हमने जो है एफडीए लाने की कोशिश की। बहुत से जगह पे हमने बहुत काम किए। हम एफडीए ले सकते थे, हम व्यापार को बढ़ा सकते थे। जो बाबू तंत्र था, जो ये अफसर थे, जो हमें जो है लाइसेंस लेने में दिक्कत पैदा हो रही थी, इसको इजी बनाया गया। लेकिन ये रास नहीं आया उन लोगों को जो इन नीतियों के खिलाफ रहते हैं, जैसे कम्युनिस्ट पार्टीज इन नीतियों के खिलाफ थी। और वो ये कह रही थी पार्टियां कि अरे इस तरह से तो जो है विदेशी एक बार फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेंगे, जब बाहर की कंपनियां आके यहाँ व्यापार कर सकती हैं, यहाँ एफडीए लगा सकती हैं, यहाँ जो है कुछ हिस्सा गवर्नमेंट का ले भी सकती हैं, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे में इनके खिलाफ जो है नरसिंहा राव जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया 26 जुलाई 1993 में। एक लेफ्ट पार्टी के ही लीडर थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा है इस समय, ये मानसून सत्र में लाया गया था। तो उस समय जो मौजूदा सांसद थे वो टोटल जो है 528 थे। 528 में बहुमत साबित करने के लिए आपको 265 वोट चाहिए थे। अब इनके पास तो कुल मिला के जो है कितने वोट थे? 235। कुछ सांसद इनके पक्ष में थे, इन्हें कुल मिला के 14 वोटों की जरूरत थी। तो अब ये आएंगे कहां से? तो विपक्ष तो जो लेफ्टिस्ट पार्टियां थी वो तो फुली कॉन्फिडेंट थी कि ये मोशन जो है इनका पास हो जाएगा, हमारा मतलब विश्वास प्रस्ताव, और गवर्नमेंट गिर जाएगी, नई गवर्नमेंट आएगी, नई नीतियां बनाएगी, ये ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन नहीं चलेगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा कि ये जो है 14 वोटों से प्रस्ताव पास हो गया। मतलब कहने का ये कि नरसिंहा राव जी के पक्ष में, गवर्नमेंट के पक्ष में 265 सांसद ने वोट डाले और इनके पक्ष में जो है 251 लोगों ने वोट डाले। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट चल निकली, लेकिन एक सांसद थे रविंद्र कुमार, ये राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के सांसद थे। इन्होंने 4 फरवरी 1996 में सीबीआई में एक शिकायत दर्ज कराई कि भाई ऐसा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान
झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 सदस्यों के सहित 12 सदस्यों ने पीवी नरसिंहा राव जी और बूटा सिंह के कहने पर सरकार के पक्ष में वोट दिया और इनके एवज में इनको जो है 3 करोड़ का ब्राइब दिया गया इन सांसदों को। तो उसमें जो सांसद थे वो 3 याचिकाएं डाली गई, चार्जशीट बनाई गई। पहली चार्जशीट में जो नाम थे वो नाम थे जेएमएम के शिबू सोरेन, साइमन मरांडी, सूरज मंडल, शैलेंद्र महतो। जिसमें हुआ ये कि शैलेंद्र महतो जो है बाद में सीबीआई का गवाह बन गया और उसने कहा कि हमने 50 लाख रुपए लिए, इस कार्य के लिए मैंने 50 रुपए लिए। तो शैलेंद्र महतो की गवाही के आधार पर पीवी नरसिंहा राव, बूटा सिंह और सतीश मिश्रा के नाम एक चार्जशीट लगा दी गई। दिसंबर 1996 में, ये अक्टूबर 1996 की बात है, पहली चार्जशीट लगाई। दूसरी चार्जशीट दिसंबर 1996 में लगाई गई जिसमें कहा गया कि सी राजेश्वर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और वहाँ के एक मंत्री एम.एन. रेवन्ना और एक शराब कारोबारी राजुलिंगा रेड्डी और एम चिमेनगुडा में मिलकर ये ब्राइब की रकम जुटाई हुई थी। और तीसरी चार्जशीट एक और जनवरी 97 में लगाई गई कि भाई इसमें जो है अन्य पार्टियों के जो सांसद थे उनके नाम थे अजीत सिंह, रामलखन यादव, रामशरण सिंह, अभय प्रताप सिंह, भजन लाल, जीसी मुंडा, हाजी गुलाम, मोहम्मद खान, आनंदी शरण दास और रोशन लाल। तो ट्रायल कोर्ट में केस चला। ट्रायल कोर्ट ने क्या किया कि राव समेत जो बूटा सिंह और सतीश मिश्रा थे ये सभी दोषियों को 3-3 साल की सजा सुना दी गई। तो ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने भी वो सजा को मतलब मान्य रखा। तो ये सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में लोगों के वकीलों ने जो दलील दी वो ये दी कि साहब ऐसा है कि ये संविधान का आर्टिकल 105 क्लॉज 2 के आधार पर हम लोगों को ये विशेषाधिकार है कि संसद में हम चाहें तो जो भी निर्णय लें, जिस पार्टी को वोट करवाना चाहें वो वोट करवा सकते हैं। मतलब मुझे पूर्ण अधिकार है, विशेषाधिकार है इसके लिए। अब उस समय की गवर्नमेंट इतनी पावरफुल तो नहीं थी, लेकिन मालूम नहीं ये मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कभी कभी कैसा भी फैसला कर देते। और फिर क्या होता है कि उस फैसले की आड़ में लोग बाग जो है अपना उल्लू सीधा करने लगते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, जबकि देश को संविधान के अनुसार चलना है और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पहले संविधानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए करी गई है। तो इसमें ये हुआ कि सब ये दलील तो दी गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें जो है 105 क्लॉज 2 को और 194 क्लॉज 2 को रिव्यू करने की ज़रूरत है। इसलिए एक संवैधानिक पीठ बनाई गई
जिसमें 5 सदस्य होते थे, लेकिन 5 सदस्यों में ये प्रस्ताव 3-2 से पास हो गया। 3 उसके फेवर में थे कि हाँ उनके विशेषाधिकार हैं और उनको कायम रखा जाना चाहिए। 2 जजेस थे जो ये कह रहे थे कि नहीं भाई, इसमें जो है विशेषाधिकारों का हनन, मतलब अपने विशेषाधिकारों को इन्होंने जो है दुरुपयोग किया है, इसलिए इनके ये विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। 2 वोट फॉर ब्राइब, ऐसा सिद्धांत बनाना चाहिए। लेकिन फिर भी जो है 3-2 से ये पास हो गया। तो उसमें हुआ क्या कि कोई विकृपता नहीं हुआ। अब इससे क्या हुआ, असर क्या पड़ता है, अब असर देखिए आगे कि एक बार जब राज्यसभा में चुनाव हो रहे थे, ये है 2008 की बात। 2008 में राज्यसभा के दौरान, इलेक्शन के दौरान, वोटिंग के दौरान शिबू सोरेन की जो पुत्रवधू थी सीता सोरेन, उन्होंने जो है अपने वोट को कुछ पैसों में बेच दिया और वो वोट उसके पक्ष में डाल दिया जिसके पक्ष में मतलब पार्टी राजी नहीं थी। तो अब क्या हुआ कि इसमें भी भाई वकीलों ने उनको जो है वो देने की कोशिश की। नहीं, ये बात है 2012 की। तो 2012 में राज्यसभा की वोटिंग में रिश्वत लेकर वोट दिया गया था। तब यह मामला झारखंड हाई कोर्ट में उठाया। तो हाई कोर्ट ने इस मामले में 2014 में सजा सुना दी गई कि सीता सोरेन को जो है जेल होगी और ये ब्राइब का मामला बनता है। तो ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुनने के लिए, आरोप को सुनने के लिए फिर अपने संविधान के क्लॉज को रिव्यू किया। और रिव्यू करने के लिए क्या होता है, पहले बेंच बनाई गई थी, वो बनाई गई थी 2005 सदस्यों की। अब की बार उससे ज़्यादा की बेंच बनानी पड़ती। आप जब भी किसी रिव्यू का रिव्यू करते हैं तो आपको उससे ज़्यादा की बेंच बनानी पड़ेगी। जैसे आपने एक केस की, एक धारा की, एक आर्टिकल की आपने व्याख्या की संविधान के हिसाब से, तो आपने 5 सदस्यों की बेंच बनाई, फिर आपको 7 की बनानी पड़ेगी, फिर 9 की बनानी पड़ेगी, फिर 11 की बनानी पड़ेगी, अगर उसको बार बार रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ती है तो ये 7 बेंच जब जजेस बैठे, जिसमें आपके मुख्य न्यायाधीश तो थे ही, तो उनके जो वकील थे सीता सोरेन के, राजू रामचंद्रन, उन्होंने कहा साहब ये तो उसी तरह का मामला है जिस तरह का मामला जो है नरसिंह राव गवर्नमेंट के समय हुआ था, और ये तो हमारा साहब अधिकार है, आप पहले ही इसकी व्याख्या कर चुके हो। सुप्रीम कोर्ट मतलब व्याख्या कर चुका था ना 3-2 से, उसने इसके जो है उनको सजा गिरफ्तारी नहीं होने दी थी। तो मैंने कोई गलती नहीं की है। तो फिर माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एक बार फिर इसका रिव्यू करते हैं, ये संवैधानिक मामला है और इसकी व्याख्या एक बार दोबारा से होनी चाहिए। तो 7 सदस्यों की बैठाई गई संवैधानिक पीठ, उसने ये दिया
कि आप जो है संसद में बहस कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, लेकिन किसी से पैसे लेके, किसी से ब्राइब लेके, किसी से कोई उपहार लेके ना तो आप वोट डाल सकते हैं और ना ही उसके हित में आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। क्योंकि ये देखिए क्या हुआ था कि एक ये थी टीएमसी की एक सदस्य थी महुआ मोइत्रा, इनके खिलाफ भी एक मामला आया था कि इन्होंने किसी उद्योगपति से कुछ उपहार लेके उनके लिए संसद में प्रश्न पूछे गए थे कि अडानी और अंबानी की नीतियों के लिए प्रश्न पूछे गए थे कि क्या बना रहे हैं ताकि उनको जिन्होंने पैसा दिया था उस पार्टी को फायदा हो सके। तो उसमें तो संसद ने क्या किया कि स्वतः संज्ञान लेके और माननीय महोदया को निलंबित कर दिया। लेकिन क्या है कि जब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब संवैधानिक पीठ किसी दबाव में या भाग पीकर किसी आर्टिकल की विवेचना करती हैं, आर्टिकल को व्याख्यात करती हैं, तो किस लिए? इसलिए कि उससे कॉन्स्टिट्यूएंट की कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा होनी चाहिए, संविधान की रक्षा होनी चाहिए। जब आप इस तरह के फैसले दोगे और दोबारा रिव्यू होगा और दोबारा दूसरा फैसला आएगा जो सही फैसला था, तो फिर आपका मतलब वैल्यू क्या रहेगी? हम क्या माने? सुप्रीम कोर्ट सब सारे फैसले सही देती है, तो सारे फैसले तो सही नहीं हो सकते। तो जब सुप्रीम कोर्ट के बाद हम कहीं अपील ही नहीं कर सकते, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो इस तरह के निर्णय देने से परहेज करे, इस तरह के निर्णय देने से बचे। इसमें देखिए, मैं तो कहूँगा कि जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने जो कहा है वो बहुत रिमार्केबल है। उन्होंने ये कहा है कि हम मानते हैं कि रिश्वतखोरी संसदीय प्रणाली का विशेषाधिकार नहीं हो सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का भाग नहीं हो सकता, विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। माननीय द्वारा किया गया भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी संसदीय लोकतंत्र को तबाह कर देगी, ये फैसला दिया गया। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस फैसले से। अब आप लोगों की प्रक्रिया क्या है इस पर? आप लोग अपनी अपनी प्रक्रिया दीजिए। और ये फैसला मेरे हिसाब से बहुत सही हुआ। ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर बहुत पहले हो जाता तो मैं समझता हूँ कि जो राजनीतिक नेताओं का जो भी राजनीतिक पतन हुआ है, शायद ये ना हो पाता। जितनी बार हमारे सांसद या संसद या देश आपके लिए हुए फैसलों से शर्मसार हुआ है, ये ना होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो सुनने के लिए। आशा है आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और इसी तरह से हमारे अगले वीडियोस का इंतजार करते रहिए। मैं आपको शीघ्र ही नए नए वीडियोस दूंगा आपको। और मेरा अभी उद्देश्य ये है कि मैं प्रतिदिन एक वीडियो बनाऊं। ऐसा हो नहीं पाता है, समय की व्यस्तता है मेरे साथ भी। नौकरी करने वाला आदमी हूँ तो समय की व्यस्तता है। इसलिए अगर कभी वीडियो रेगुलर नहीं भी आते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और साथ में और प्रोत्साहित हूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो इसी तरह के इसी टॉपिक पे लेता हूँ। जय महाराष्ट्र, जय भारत,
जय महाराष्ट्र और संविधान की जय हो और चंद्रचूड़ जी की भी जय हो, जिन्होंने इतना अच्छा फैसला दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।